नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं जूनियर शिक्षक भर्ती के लिए मॉडल पेपर, जो कि सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और करंट अफेयर से संबंधित है। जो कि जूनियर शिक्षक भर्ती में 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 5 क्वेश्चन जो रीजनिंग के हैं, बाद बाकी आपके करंट रहेंगे और सामान्य ज्ञान रहेगा। तो आइए मॉडल पेपर चलते हैं, जिसमें 50 प्रश्न है। तो आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, जोधपुर में आयोजित द्विपक्षीय वायु अभ्यास एक्सरसाइज डेजर्ट नाइट 2021 में भारतीय वायुसेना के साथ किस देश ने भाग लिया? जापान, फ्रांस, रूस या जर्मनी? तो दोस्तों, जो भाग लिया था वो फ्रांस ने भाग लिया था। हमने पिछली वीडियो बनाई थी संयुक्त सैन्य अभ्यास, उसमें बताया था एक डेजर्ट नाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है 2021, कई बार प्रतियोगी परीक्षा में आने की संभावना रहेगी। अगला देखते हैं, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा जारी 2020 भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक, ये भी दोस्तों इंपॉर्टेंट है, में भारत की क्या रैंक थी? 80, 82 या 84 या 86? दोस्तों, भारत की रैंक रही है, वो रही है 86। और कितने अंकों के साथ? दोस्तों 40 अंकों के साथ रही है। 40 अंक के साथ 86वें स्थान पर रही है। जबकि दोस्तों 2019 में 41वें अंकों के साथ 80 स्थान पर थी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राज्य में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून में संशोधन किया गया है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या जम्मू कश्मीर? तो दोस्तों कहाँ किया गया है? जम्मू कश्मीर में भूमि स्वामित्व अधिनियम संबंधी कानून संशोधन किया गया है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। अगला, किस संगठन ने जनवरी 2021 में वैश्विक ऊर्जा सुरक्षा को बढ़ाने के लिए भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी समझौते के लिए एक फ्रेमवर्क पर हस्ताक्षर किए? तो किसने किए दोस्तों? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा मंच, अंतर्राष्ट्रीय अक्षय ऊर्जा एजेंसी या अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी या ऊर्जा सूचना प्रशासन? दोस्तों इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी ने किए थे हस्ताक्षर। अगला प्रश्न, किस संगठन ने भारत में विश्व की पहली क्वांटस कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब स्थापित करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ भागीदारी की है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। टाटा कम्युनिकेशन, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, क्लाउड एंड्योर या अमेजन वेब सर्विसेज? इसका जो दोस्तों ऑप्शन सही हो जाएगा डी हो जाएगा, अमेजन वेब सर्विसेज। अगला, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने हाल ही में मानव विकास सूचकांक 2020 रिपोर्ट जारी की है। इसमें रिपोर्ट में संदर्भ में कौन से कथन सही या गलत है, आपको बताना है। तो पहला है, सूचकांक में 189 देशों में भारत 131वें स्थान पर रहा है। अगला, भारत ने 2012 और 2017 के बीच अपनी जीडीपी का 8% शिक्षा पर खर्च किया था। अगला, भारत में साक्षरता दर 74% है। तो दोस्तों इसके जो हैं वो तीनों आंसर सही हो जाएंगे। सूचकांक में 189 देशों में भारत जो है 131 स्थान पर रहा है। किसमें? मानव विकास सूचकांक 2020 में। याद रखना दोस्तों, मानव विकास सूचकांक भारत का कौन सा स्थान है? 131। और कितने देशों में? 189 देशों में। अगला, तो भारत ने 2012 और 17 के बीच अपनी जीडीपी का 8% खर्च किया था, बिल्कुल राइट है। भारत में साक्षरता दर 74%, ये भी राइट है। तो दोस्तों इसका जो आंसर होएगा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों हो जाएंगे, इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भारत में नए संसद की आधारशिला किस तिथि को रखी गई थी? 5 दिसंबर 2020 को या 10 दिसंबर 2020 को या 12 दिसंबर 2020 को या 15 दिसंबर 2020 को? तो इसको रखी गई थी जो 10 दिसंबर 2020 को रखी गई थी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला, यूनेस्को के सहयोग से दिए जाने वाले वैश्विक शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं? रणजीत सिंह डिसाले या सपना सोनी, शाहिद अंसारी या स्मृति भारती? तो दोस्तों जो किए गए हैं वो रणजीत सिंह डिसाले। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये दोस्तों रणजीत सिंह डिसाले कौन है? ये महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के प्राथमिक स्कूल के एक शिक्षक हैं, रणजीत सिंह डिसाले। तो इन्हीं को जो प्रदान किया गया है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान दिए रहना इस क्वेश्चन को। अगला, फार्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता हैं? एलेक्जेंडर एल्बान या लुइस हैमिल्टन या वाल्टेरी
वोगस या मैक्स वर्स्टपेन। दोस्तों इसका जो आंसर हो जाएगा वो लुइस हैमिल्टन है। याद रखिएगा फार्मूला 1 कार रेस बहरीन ग्रांड प्रिक्स 2020 के विजेता है। अगला, बिहार ही हाल ही में नए विधानमंडल का गठन किया गया है। इस संदर्भ में निम्न कथनों में कौन से कथन सत्य? बिहार में पहली बार 2 उप मुख्यमंत्री बनाए गए हैं। ये भी सत्य दोस्तों। बिहार में किसी भी राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत नहीं प्राप्त, ये भी सही है। अगला, नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री शपथ में रूप में ग्रहण की है। तो सही है दोस्तों, तीनों ऑप्शन सही हो जाएंगे, फर्स्ट सेकेंड थर्ड। इसका जो ऑप्शन है डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, त्रिपिटक निम्नलिखित से किससे संबंधित है? जैनियों से या बौद्धों से या सिखों से या हिंदुओं से? तो दोस्तों जो संबंधित है वो है बौद्ध से। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। त्रिपिटक जो है बौद्ध से संबंधित है। अगला, पाल वंश का पहला शासक कौन था दोस्तों? देवपाल, रामपाल या गोपाल या महिपाल? तो दोस्तों कौन था? गोपाल। इसका जो ऑप्शन है वो सी ऑप्शन सही हो जाएगा। और गोपाल ने दोस्तों कब तक शासन किया था? 750 से 770 ईस्वी तक। इन्होंने दोस्तों क्या किया था, एक बिहार में विश्वविद्यालय का निर्माण भी कराया था और एक मठ का भी निर्माण किया था गोपाल जी ने। अगला, किस शासक ने भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी? ये तो दोस्तों खैर सभी को पता होगा, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक, अलाउद्दीन सिकंदर शाह या मोहम्मद बिन तुगलक? दोस्तों कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। इन्होंने ही भारत में तुगलक वंश की नींव रखी थी। इनका दूसरा नाम था गाजी मलिक। और इनका कौन सी जाति से संबंधित थे? करोना जाति। एक जनजाति पाई जाती है कोरोना, उससे ये संबंधित थे। अगला, किस वर्ष बाबर ने सुल्तान इब्राहिम लोदी को पानीपत की लड़ाई में पराजित किया था? 1527 में या 1526 में या 1525 में या 1524 में? दोस्तों जो पराजित किया था वो कब किया था? 1526 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, पंचमहल किस में स्थित है? हवा महल, ग्वालियर का किला या फतेहपुर सीकरी या आगरे का किला? तो दोस्तों कौन सा है? फतेहपुर सीकरी। तो खैर दोस्तों सभी को पता होगा फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगला, महलवाड़ी प्रणाली कहाँ लागू की गई? तो ये महलवाड़ी प्रणाली आती है, ये कहाँ लागू की गई? बिहार में या उत्तर प्रदेश में या महाराष्ट्र में या मद्रास में? तो दोस्तों ये जो की गई थी वो उत्तर प्रदेश में लागू की गई थी। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखते हैं, महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष किस वर्ष बने? 1923 या 1924 या 1925 या 1922? तो दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे, वो बने थे 1924 में। याद रखना, महात्मा गांधी 1924 में बेलगांव में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 40वें अधिवेशन के अध्यक्ष चुने गए थे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा घोषित भारत और पाकिस्तान के लिए सीमा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड बेवेल, क्लीमेंट एटली, सिरिल रैडक्लिफ? तो दोस्तों कौन थे? ये थे सिरिल रैडक्लिफ। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला, सत्यमेव जयते महावाक्य कहाँ से उद्धृत है? सतपथ ब्राह्मण से, ईशोपनिषद से, मुंडक उपनिषद से या महाभारत से? दोस्तों सभी को पता होगा इसका जो आंसर है वो सी आंसर सही है। यहाँ पे दोस्तों गलत लिखा हुआ है शायद, मुंडकोपनिषद, ये इसका सी आंसर है। और दोस्तों याद रखना, ये भारत का आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। और मुंडकोपनिषद किससे संबंधित है? अथर्ववेद से संबंधित, ये भी याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत का विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है? दूसरा, चौथा, छठा या सातवां? तो दोस्तों कौन सा है? सातवां स्थान है। याद रखना, सातवां
स्थान, डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो दोस्तों लिपुलेख दर्रा तो स्थित है, सिपकिला ये नहीं स्थित है उत्तराखंड में, नीति दर्रा भी उत्तराखंड में, मोलिंगला और दर्रा जो भी है उत्तराखंड में स्थित है। तो इसका जो बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। सिपकिला दर्रा जो है वो नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये सिपकिला दर्रा जो है दोस्तों हिमालय का एक मुख्य पर्वतीय दर्रा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी नदी थार रेगिस्तान से होकर बहती है? सावित्री, मूठा, लूनी या गिरना? दोस्तों कौन सी बहती है? लूनी नदी बहती है। थार रेगिस्तान से होकर जो बहती है दोस्तों वो लूनी नदी है। ये भारत की एकमात्र अंतर्वाही नदी है दोस्तों, ये भी याद रखना। ये कहाँ है? ये अरावली पर्वत के निकट अजमेर जिले के नागपाड़ी से निकलती है। इसे दोस्तों कहते हैं, इसे एक दूसरा नाम है इसका, सागरमती के नाम से भी जाना जाता है। अगला, टेरा रोसा शब्द का तात्पर्य है पीली मिट्टी से, लाल मिट्टी से या एक द्वीप से या उपयुक्त मिट्टी से कोई नहीं। तो दोस्तों किससे है? टेरा रोसा जो है वो लाल मिट्टी से संबंधित है। इसका बी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला, भारत दुनिया में सबसे बड़ा फल उत्पादक है, दूसरा, तीसरा, चौथा या पांचवा? तो दोस्तों कौन सा है? दूसरा सबसे बड़ा फल उत्पादक देश है भारत दुनिया में। अगला, आगामी वे जनजातियाँ जो रहती हैं अंडमान व निकोबार में या मिजोरम में या नागालैंड में या राजस्थान में? तो दोस्तों जो रहती हैं नागालैंड में, इसका सी ऑप्शन हो जाएगा। अंडमान निकोबार में दोस्तों रहती है सेंटलीज, और मिजोरम जो जातियाँ रहती हैं जनजाति वो मीजो लाखर हैं, और नागालैंड में भी अंगामी नागा कोन्यक रहती हैं। ठीक है दोस्तों। और राजस्थान में भील है, मीणा है, गरसिया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? एन गोपाल स्वामी, के एम मुंशी, एन माधवराव या डॉक्टर बी आर अम्बेडकर? दोस्तों कौन है? बी आर अम्बेडकर। इसका जो ऑप्शन है वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन कौन है? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? मुख्य न्यायाधीश को या उपराष्ट्रपति को या प्रधानमंत्री को या लोकसभा अध्यक्ष को? दोस्तों सबको पता होगा कि राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने से पहले किसे इस्तीफा सौंपते हैं? उपराष्ट्रपति को सौंपते हैं। अगला, लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवारों को न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई है? तो न्यूनतम आयु जो निर्धारित की दोस्तों कितनी? वो 25 वर्ष निर्धारित की गई है। अगला, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर बना रहता है, कब तक बना रहता है दोस्तों? 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, 4 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक, या 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक, या 5 वर्ष या 62 वर्ष की आयु तक? तो दोस्तों जो इसका ऑप्शन हो जाएगा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अगला, और दोस्तों ये भी याद रखना, अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था का अनुमोदन किस समिति के द्वारा किया गया था? बलवंत राय या अशोक मेहता या हनुमंत राय या जी.वी.के. राव? दोस्तों जो भारत में पंचायती राज त्रिस्तरीय पंचायती राज की जो व्यवस्था थी वो किस समिति के द्वारा की गई थी? तो दोस्तों वो थी बलवंत राय मेहता समिति। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। अगला, संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत सरकार ने भारत रत्न और पद्मश्री को प्रारंभ किया था? किस अनुच्छेद के तहत, है ना दोस्तों? तो अनुच्छेद 15 या अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 17 या अनुच्छेद 18? तो दोस्तों कौन सा है? अनुच्छेद 18, डी इज राइट ऑप्शन। अगला, किसी फसल को सहायता देने के लिए सरकार निम्नलिखित में कौन सी घोषणा करती है? अधिकतम
समर्थन मूल्य या न्यूनतम समर्थन मूल्य, तो मध्यम समर्थन मूल्य या प्रभावी समर्थन मूल्य। तो दोस्तों जो घोषणा करती है सरकार वो कौन सा, न्यूनतम समर्थन मूल्य के लिए। अगला, निम्नलिखित में से एक गैर योजना व्यय का सबसे महत्वपूर्ण आइटम कौन सा है? ब्याज का भुगतान या रक्षा व्यय या उर्वरक सब्सिडी या सार्वजनिक उद्यमों के लिए ऋण। तो जो इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा वो ब्याज का भुगतान हो जाएगा। इसका ये ऑप्शन इज राइट। क्योंकि दोस्तों गैर योजना व्यय के दो हिस्से होते हैं, गैर योजनागत राजस्व व्यय और गैर योजना पूंजीगत व्यय। अगला, रोजगार के अवसरों की कमी की सबसे सही व्याख्या है। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, रोजगारी हमारे देश में वैसे भी ज़्यादा है। तो देखते हैं, मजदूरों को अपने किए गए कार्य की मजदूरी नहीं मिलती, या श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उसमें कम काम कर रहे हैं, या मजदूर अत्यंत शिथिल तरीके से काम कर रहे हैं, या श्रमिक काम करना नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों इसका जो ऑप्शन है राइट वो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसका जो बी ऑप्शन राइट क्या हो जाएगा, श्रमिक जितना काम करने में सक्षम है उतने कम काम कर रहे हैं। अगला, अंतर्राष्ट्रीय गमन माइग्रेशन क्या है? अंतर्राष्ट्रीय गमन जिसे कहते हैं माइग्रेशन क्या है? देशों के बीच में लोगों का संचालन, या लोगों का शहर से ग्रामीण क्षेत्रों में संचलन, या देश में लोगों का संचलन, या एक गांव से दूसरे गांव तक लोगों का संचलन। दोस्तों इसका जो राइट ऑप्शन है वो ए हो जाएगा, देशों के बीच में लोगों का संचलन, इसे कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय गमन आवागमन। अगला, भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का इस्तेमाल किया जाता है? सिस्मोग्राफ या सोनोग्राफ या स्पेक्ट्रोग्राफ या सिस्मोग्राफ। दोस्तों ये सभी को पता होगा, हालांकि कौन सा होता है भूकंप को रिकॉर्ड करने के लिए? सिस्मोग्राफ। ये ऑप्शन इज राइट। अगला, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र का प्रयोग जो है किसने किया था शब्द का? A.G. टेंसले या बोर या J.J. थॉमसन या न्यूटन। तो दोस्तों किसने किया था? A.G. टेंसले ने। यह ऑप्शन इज राइट आंसर हो जाएगा इसका। अगला, निम्न प्रदूषक एजेंटों में से कौन सा एजेंट ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार है? CO या CFC या SO2 या CH4। तो दोस्तों जो है वो कौन है? वो CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। सी हो जाएगी, क्योंकि वायुमंडल में विद्यमान ओजोन परत जो है सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकने का कार्य करती है। इसमें पृथ्वी पर जीवन की सुरक्षा भी रहती है, और ओजोन परत में छेद बनाने के लिए जिम्मेदार तमाम गैसें होती हैं, जैसे CFC होती है, हैलोजेंस होती है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होती है, ट्राइक्लोरोएथिलीन होती है, हैलोन 1211 होती है, 1301 होती है ना दोस्तों। इसका जो ऑप्शन है वो भी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नगर पालिका के कूड़े कचड़े एक बड़े फर्नेस में जलाए जाते हैं, इन फर्नेस को क्या कहा जाता है ना? तो इनको जो दोस्तों कहा जाता है वो कहा जाता है इंसिनरेटर। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा, इंसिनरेटर। दूध की घनता मापने के लिए कौन सा उपकरण प्रयुक्त किया जाता है? इस सभी को पता हो दोस्तों, डायरेक्ट आंसर लगाते हैं, लैक्टोमीटर। अगला, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतर किसके द्वारा किया जाता है? विद्युत चुंबक फोटो सेल, विद्युत अपघट्य या संचायक सेल। तो दोस्तों किसके द्वारा? संचायक सेल के द्वारा। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। संचायक सेल जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना कि सामान्य प्रयोग में आने वाली जो सेल होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं, और नंबर 1 लेड अम्ल संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। अगला, जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों याद रखना 1:8 होता है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है? नायलॉन, बेकेलाइट, पॉलीविनाइल क्लोराइड या टेफ्लॉन। तो दोस्तों इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा वो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टेफ्लॉन। ठीक है दोस्तों, पदार्थ एक न चिपकने वाले बर्तन की सतह पर लेपित किया जाता है। अगला, हमारे पेट में स्थित पाचक रस में मुख्य रूप से होता है गंध का अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। दोस्तों कौन सा होता है? वो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। एसिड जब पेट में बनती है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। अगला देखते हैं, मलेरिया रोग
से शरीर में कौन सा अंग प्रभावित होता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। प्लीहा, लीवर, फेफड़े या अस्थियां। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो प्लीहा प्रभावित होता है। तो मलेरिया रोग जो शरीर का जो प्लीहा अंग प्रभावित करता है। मलेरिया रोग जो भी होता है प्लाज्मोडियम नामक परजीवी प्रोटोजोआ की जातियों से होता है। इसका ध्यान रखना दोस्तों, तो परजीवी प्रोटोजोआ है वो कौन सा है? प्लाज्मोडियम। और किससे होता है दोस्तों मलेरिया रोग? वाहक मादा एनाफ्लीज मच्छर से। अगला ये दोस्तों रीजनिंग है। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी तरह से संबंधित है जिस तरह से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तापमान, थर्मोमीटर। जैसे तापमान जो है थर्मोमीटर से संबंधित है दोस्तों, तो आर्द्रता किससे संबंधित हो जाएगी? तो दोस्तों देखना है स्पेक्ट्रोमीटर, सिस्मोमीटर, हाइग्रोमीटर या ऑस्मोमीटर। तो आर्द्रता किससे नापी जाती है? हाइग्रोमीटर से। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन इज राइट हो जाएगा। अगला, एक कूट भाषा में पेशेंट को RQ/B/HN लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में रेंचर को कैसे लिखा जाएगा? तो दोस्तों सब में -2 + 3 बढ़ाते जाएंगे। इसमें जैसे कि P में -2 करेंगे, रुक जाइए दोस्तों, हाँ P में -2 करेंगे तो R आ जाएगा, और +3 अगर बढ़ाएंगे दोस्तों तो इसी तरह बनता चला जाएगा। इसका जो ऑप्शन राइट हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। PHFFLDP आंसर राइट हो जाएगा। जैसे R में -2 कम करें, अगर R में -2 कम करेंगे तो कितना आएगा जाके, से कहाँ गया दोस्तों, हाँ R में -2 करेंगे तो P आएगा, +3 बढ़ाएंगे तो D, इसी तरह D आएगा। 3 -2 +3 -2 +3 -2 +3 इसी तरह जाएंगे दोस्तों। अगला, सोनिया 9 दिन पहले सिनेमा देखने जाती थी, वह सिनेमा को देखने केवल बृहस्पतिवार को जाती है, तो आज सप्ताह का कौन सा दिन है? तो 9 दिन पहले या 2 दिन पहले बृहस्पतिवार था, तो इसलिए आज क्या होगा दोस्तों? शनिवार होगा, क्योंकि 9वां दिन बृहस्पतिवार था, 7 दिन बाद बृहस्पतिवार था, 2 दिन अगर पीछे जाएंगे तो शनिवार आएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शनिवार, बी ऑप्शन इज राइट। लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, 4 कथन निष्कर्ष दिए गए हैं और चिन्हित करें कि कौन सा निष्कर्ष दिए कथनों का निश्चित रूप से अनुसरण करता है, भले ही वे सामान्य रूप से ज्ञात तत्व से भिन्न। कुछ बिल्लियाँ भौंकती हैं। तो दोस्तों क्या है? कुछ बिल्लियाँ जो हैं क्या है? वो भौंकती हैं, ठीक है। और जो भौंकते हैं वो सोते नहीं हैं, और भी सोते नहीं हैं, सभी हाथी सोते हैं। जो हाथी हैं दोस्तों वो क्या है? सभी सोते हैं। और कोई बिल्ली जो है दोस्तों क्या है? वो हाथी नहीं है। कोई बिल्ली जो हाथी तो नहीं है, मगर जो बिल्ली हैं वो भौंकती भी हैं, है ना, और उसके अंतर्गत आती हैं, सो भी सकती हैं दोस्तों। तो इस हिसाब से ऑप्शन आपका जो है वो सही हो जाएगा। कुछ बिल्लियाँ सोती नहीं हैं, कुछ बिल्लियाँ हाथी भौंकते हैं। जो बिल्लियाँ भौंकती हैं वे हाथी हैं, और जो हाथी हैं वे भौंकते नहीं वे बिल्लियाँ हैं। तो इसमें जो दोस्तों जो आंसर निकलेगा वो फर्स्ट आंसर निकलेगा, केवल फर्स्ट आंसर करता है। फर्स्ट इज राइट आंसर। अब ग्राफ अगर आपको बनाना तो हम दिखा दे रहे हैं, बिल्ली है, भौंकती है, ठीक है, और ये सोती है, वो बिल्लियाँ सोती हैं, है ना, और कोई हाथी जो है ऐसे हाथी बना दे रहे हैं वो बिल्ली नहीं है। इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो केवल फर्स्ट निष्कर्ष निकलेगा। दोस्तों आज के लिए ही इतना। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए दोस्तों, है ना। और कुछ रीजनिंग के वीडियो दोस्तों हम अलग से बनाएंगे, जिसमें विस्तार से जो है ग्राफ बनाकर समझाएंगे, है ना दोस्तों, कि इसमें अपना समय नहीं मिल पाता है, जिस वजह से वीडियो हमारा लंबा हो जाएगा समझाने के लिए। तो धन्यवाद दोस्तों।